ठीक है बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, कुछ आपके क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। संगमकालीन व्याकरण, संगमकालीन व्याकरण क्वेश्चन नंबर 31वां, इनमें से कौन सा संगम युग व्याकरण रचना महत्वपूर्ण है? संगम युग, संगम युग जो साउथ में था, जिस टाइम पे अपने यहाँ पर मौर्य वौर्य नंद वंश वंश थे, उसी टाइम था पुराने वंशों के समय, आर्यक वंश था जब, बिंबिसार अजात शत्रु वगैरह, उस समय लगभग 100 से 250 ईस्वी ईसा पूर्व, संगम युग। इसमें कौन से ग्रंथ थे? एतुत गई, पादकिल्क, अणेकु, तोलकापियम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों महत्वपूर्ण जो व्याकरण रचना थी वो थी तोलकापियम। कौन सी थी? तोलकापियम, ऑप्शन 3। अब कुछ और रचनाएं कर लो जो समय की महत्वपूर्ण रचनाएं थी, अभी साथ में कर लो ताकि फिर कभी दिक्कत ना आवे। तोलकापियम किसने लिखी? तोलकापियर ने। किसने लिखी भाई? तोलकापियर ने लिखी। इसे संगम की व्याकरण कहते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछे वो था शिल्पादिक्रम। संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछिए शिल्पादिक्रम। संगम साहित्य क्या था? ये तीनों की, चोल, पांड्य, चेर, उस समय 3 राजवंश थे 100 से 250 ईसा पूर्व, उनका इकट्ठा होया करता संगीत की मंडली, संगीत साहित्य उनकी मंडली होया करती, संगीत साहित्य उनकी मंडली होया करती। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वो शिल्पादिक्रम। शिल्पादिक्रम किसने लिखा? इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल। इंपॉर्टेंट क्या है? इस शिल्पादिक्रम में वहां के जो लोकनायक है कोलम कोंडगी, कोलम कोंडगी, उनके बारे में है। क्या थे ये बच्चों? ये क्या थी? सती थी एक कोंडगी। मतलब जैसे अपने यहां पर लोकनायक नहीं होते, अपने यहां मनुस्मृति है, विश्वामित्र सती सावित्री है, ठीक है भाई, शांतनु और वो थी रानी थी। तो इस प्रकार ही वहां के लोकनायक थे कोलम कोंडगी। इनकी पूरी डिटेल बताने की बजाय इतना ध्यान रखो, मदुरई में रहते थे। कौन सी जगह है? मदुरई, जो कहां पर? अभी तमिलनाडु में। तो शिल्पादिक्रम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगम साहित्य का, इलंगो आदिगल। इसके अलावा संगम साहित्य का अन्य ग्रंथ है, कुरल ने लिखा था, अन्य ग्रंथ कुरल राइटर है, और ग्रंथ का नाम है त्रिवुलर। त्रिवुलर, सॉरी, कुरल ग्रंथ है। कुरल क्या ग्रंथ है? लिखने वाला कौन है? त्रिवुलर। ये किसे क्या कहते हैं? इसे संगम साहित्य की बाइबल कहते हैं, संगम साहित्य की बाइबल। तो पेपर में आ जाए संगम साहित्य की बाइबल के कुरल। संगम साहित्य की व्याकरण क्या है? तोलकापियम। संगम साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? शिल्पादिक्रम। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शिल्पादिक्रम। किसने लिखा? इलंगो आदिगल ने। व्याकरण पूछे तो तोलकापियम। कौन सी? तोलकापियम। और संस्कृत संगम साहित्य की बाइबल पूछे तो कुरल। क्लियर बच्चों? तमिल बाइबल, कुरल द्वारा तिरुवुल्लर। ठीक से क्लियर टू यू? अब इसके अलावा जो नक्कीकर थे एक बहुत महत्वपूर्ण वहां के संत, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। नक्कीकर ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी मुरुगरपदाय। वहां पर संस्कृत से निकली है अपनी ये सारी भाषाएं, जो संगम साहित्य की भाषाएं है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी किससे निकली हुई है? संस्कृत से। किससे निकली बच्चों? तो इस तरह के नाम है मुरुगपदाय। तो 4 ग्रंथ हो गए इंपोर्टेंट। कौन से? मुरुगपदाय किसने? नक्कीकर ने। शिल्पादिक्रम किसने? इलंगो आदिगल ने। तोलकापियम वाकी क्या थी? व्याकरण थी। और कुरल द्वारा थी त्रिवुल्लर क्या है? संगम साहित्य की बाइबल की पुस्तक। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब संगम साहित्य के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। 4 तो पुस्तक होगी, 4 पुस्तकों के अलावा कि ये संगम साहित्य मैंने बताया ये एक मंडली होया करती साउथ में, और वहां पर वो 3 राजवंश होया करते, चोल, पांड्य, चेर। तो 3 राजवंशों के बारे में कर लो, चोल, पांड्य, चेर। जो क्वेश्चन आते के वो पढ़ाऊंगा। चोल का जो वो था बच्चों राष्ट्रीय चिन्ह वो था बाघ, और इंपोर्टेंट जो वहां का राजा हुआ था वो था करिकाल। तो करिकाल राजा से संबंधित कोई भी चीज आ जाए किससे आओगी? चोल से। पांड्य जो थे उनका था मछली, मछली थी बच्चों इनकी, मछली। और ये मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब वहां पर कौन थी? रानी। मात्र सत्तात्मक समाज था, फीमेल मैट्रियार्कल सोसाइटी पांड्य की। पांड्य का इंपोर्टेंट शहर था मदुरई। कौन सा था? मदुरई।
चेर, चेर का राजकीय चीज था धनुष, धनुष, ठीक है। और इनके इंपॉर्टेंट राजा थे उडनियल, उडनियल और सेनगुट्टन। ये नाम एक बार सुन लो फिर याद हो जाएंगे, सेनगुट्टन और उडनियल। सेनगुट्टन को धर्मपरायण रक्षक कहते हैं, धर्मपरायण रक्षक। ये कई बार उदाहरण है यार, धर्मपरायण रक्षक। देखो बच्चों इतना टाइम नहीं है कि पूरा संगम साहित्य पढ़ाऊं डिटेल में, पूरा संगम साहित्य डिटेल में पढ़ने का एचसीएस की क्लास में पूरी डिटेल में पढ़ा दूंगा। अब केवल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो 3 राजवंश थे, चोल, पांड्य और चेर। तीनों की 3 संगम हुए थे। संगम साहित्य कितने संगम हुए थे? 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तीनों के तीनों हुए कहां पर? मदुरई। तीनों पर कहां पर हुए बच्चों? मदुरई में, ठीक है। पहले का जो था उस समय था अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। ये अगस्त्य ऋषि व कौंडिन्य जो थे इंपॉर्टेंट दोनों ऋषि, ये दोनों ऋषि जो थे उत्तर भारत से आए थे। अगस्त्य व कौंडिन्य ऋषि उत्तर भारत से लाए गए थे प्रथम संगम साहित्य मदुरई में, ठीक है बच्चों, अगस्त्य। और जो लास्ट जो संगम साहित्य होया था तीसरा, पहले 2 के तो अगस्त्य व कौंडिन्य थे, तीसरे का था नक्कीकर। पहले 2 के कौन कौन थे? अगस्त्य व कौंडिन्य। ये कहां से लाए गए थे? नॉर्थ से। तीनों हुए कहां पर? मदुरई में। कहां पर हुए? तो तीनों संगम साहित्य का पालन करता कौन सा राज्य था? पांड्य। पांड्य में कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज। पांड्य की वो क्या थी? कार्प, एक प्रकार की कार्प क्या थी? मछली। चोल का क्या चिन्ह था? अर्मेन राजा करिकाल। अब समझा देता हूं, देखो जो चेर था ये लगभग केरल के पास था। चेर किस में था? केरल में। चोल जो था, चोल जो था आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में, उसमें कौन सा था? चोल, ठीक है। और बीच में जो ये बच गया तमिलनाडु का लागता उड़ीसा, इसमें कौन सा था? पांड्य। लास्ट में जाके 3 राजवंश खत्म हो गए थे और कौन सा राजवंश बचा था? केवल चोल। कौन सा बचा था? चोल को तुम देखोगे 4वीं 5वीं शताब्दी में भी चोल मिलेगा, 9वीं 10वीं शताब्दी में भी क्या मिलेगा? चोल मिलेगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो साउथ में 3 सत्ता में कौन सा बचेगा? चोल। मामल्लपुरम शैली, महेंद्रवर्मन शैली, विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, ये सारे कौन से साम्राज्य के बनेंगे? बाद में जाके चोल के। इस समय कौन सा राजा? करिकाल। ये मात्र सत्तात्मक, ये दोनों कौन से? पितृ सत्तात्मक। इनका क्या काम होगा? मेनली व्यापार। इस तरफ है तो व्यापार किन गिला होगा? अरब कंट्री के लिए व्यापार होगा, नहीं होगा? और ये इनकी अपने यहां की तरह गांव कहेंगे, उर कहेंगे, उर महासभा, ये किसके नाम होंगे? गांव के। किसके नाम होंगे? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हो गया भाई क्लियर? मंडलम, संपूर्ण शहर को क्या कहेंगे? मंडलम। यहां पर ये पितृ सत्तात्मक था। यहां पर पत्नी पूजा होती थी। कौन सी पूजा? पति की पूजा। पति की पूजा इसलिए बोलते थे पत्नी पूजा, पत्नी पूजा, पति की पूजा। उर हो गया भाई, नगर प्रांत हो गया। यहां पर किसान को बोलते थे बेलार। पेपर में शब्द आता है बेलार क्या थे? बेलार कृषक समाज को बोलते थे। कहां पर? संगम साहित्य के समय। किसी समय? कितने संगम साहित्य हुए? 3। पहले कड़ा हुए तीनों मदुरई में। कहा हुए तीनों? ठीक है। डिटेल बेटा कराने के इतना टाइम नहीं है, ठीक है, केवल पॉइंट अपने करते जाओ। इनका मेन जो होता था, वेलार बता दिया। मेन जो भगवान था वो था मरुगन। मरुगन अपने यहां पर किसका? शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को मानते थे। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को मानते थे मुरुगन। और इसका दूसरा नाम था वेलन। क्या था? वेलन। मूर्ति पूजा को मानते थे समाज। कौन सा मात्र सत्तात्मक था? पांड्य। और चोल और चेर क्या थे? पितृ सत्तात्मक। इंपोर्टेंट पॉइंट कर लोगे भाई? हो गए 4 मैंने इंपोर्टेंट पुस्तक बता दी थी चोल, पांड्य, चेर के बारे में। लास्ट में कौन सा बचा? इनमें बताए? चोल। ठीक है भाई, कर दी उसको। अब आ जाओ। केवल मैंने पॉइंट निकाले बच्चों, क्योंकि डिटेल अगर मैं वैसे पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में चला जाऊंगा, और पूरी डिटेल में चला जाऊंगा तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो क्रैश कोर्स में क्रैश कोर्स की लड़ाई पढ़ाया जाएगा।
डिटेल में जिसने पढ़ना हो HCS का बैच स्टार्ट करूंगा, उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ लियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 1 तारीख ने एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे आप लोगों के लिए। 1 तारीख ने नए साल को एक धमाका करेंगे बहुत बढ़िया, जिसमें आपके भाई बहन या कोई है भाई जो गरीब बच्चा है वो जरूर लाभान्वित होगा। PDF वीडीएफ सब चीज़ों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसी ने कोई PDF की प्रॉब्लम नहीं आवे, किसी ने कोई डाउनलोड की प्रॉब्लम नहीं आवे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर करेंगे 1 तारीख ने। टेक्निकल टीम को बोला भाई कुछ भी सॉल्यूशन करो, 1 तारीख को जरूर करो, ठीक है बच्चों। 1 तारीख में सॉल्यूशन कर देंगे। पेपर नंबर 3 आज मैंने दे दिया है राजेश को, पेपर नंबर 3 आपके पास पहुंच जाएगा। पेपर नंबर 2 गलती से पहुंच गया था, उसे मत करना। पेपर नंबर 3 पहुंचा दिया है। और जो कम से कम भी आपके पास 10 पेपर जो हैं, उन 10 पेपरों के हरियाणा जीके बची हुई है, क्योंकि हरियाणा जीके मैं नहीं डाल रहा हूं। पेपर नंबर 3 में 50 से जो ऊपर लेके आओगे मेरे पास फोन कर दियो। पेपर नंबर 3 में 50 से ऊपर जिसके नंबर आओ मेरे पास फोन कर दियो, व्हाट्सएप पे छोड़ दियो मेरे 50 आए हैं, ठीक है। फिर वो अगला पेपर मैं खुद बैठ के लूंगा। अगला आ जाओ भाई। तैमूर के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ? सबको पता है, मैंने हरियाणा हिस्ट्री में बता दिया। लोधी वंश तो बाद में आया। तैमूर किसको छोड़ गया था? सैयद वंश वालों को। किसको बच्चों? सैयद वंश वालों को। ये क्वेश्चन आराम से हो गया था। अगला आ जाओ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? वैसे तो कौन किसने लिया आए थे? मीर जाफर ने लिया आए थे। मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला आया था, परंतु इसमें सिताब राय कोयलेनानी सैयद गुलाम हुसैन के था, एक वादक था। राय दुर्लभ ने क्या करी थी? लड़ाई लड़ी थी भाई, प्लासी की लड़ाई किसके साथ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। ये आ गया मोहम्मद रजा खान। इसका आंसर क्या? मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि में। अब इलाहाबाद की संधि से पहले तुम्हें पूरा का पूरा सिस्टम समझा देता हूं, जो भी कोई गलती ना हो। तुम्हारा प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद का संधि, सारे क्वेश्चन अभी करा देता हूं, इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लो, ठीक है। आ जाओ। क्यों ये इलाहाबाद की संधि हुई, क्यों कुछ होया? पहले कहानी सुन लो, कहानी सुनकर फिर फैक्ट लिख लियो। 2 मिनट की कहानी है, ज्यादा बड़ी कहानी ना है। बंगाल जो था, बंगाल में मेनली ट्रेड सिस्टम होया करता। अंग्रेज जो मैंने बता दिए थे, फ्रांसीसियों के साथ तो क्या कर गए थे, लड़ाई हुई थी, लड़ाई वे हरा दिए थे। और पुर्तगालियों के साथ एक लड़ाई तो हुई थी, परंतु पुर्तगालियों के साथ उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, उन्हें बंबई में लगी थी। तो ये बंगाल में क्यों पहुंचे, इसका रीजन है क्योंकि जो अपना फरुखशियर राजा था, मुगलों का एक राजा था फरुखशियर, उसके कुछ पेट में अल्सर की बीमारी होगी थी, पेट में, ठीक है। तो पेट में अल्सर की बीमारी होगी, तो एक एमिल्टन डॉक्टर था। कौन डॉक्टर? एमिल्टन डॉक्टर ने उसके क्या कर दिया? इलाज कर दिया। उसके डॉक्टर के इलाज के एवज में उसने अंग्रेजों को बोला, मांगे, वो राजा था फरुखशियर, तो उसने बोला भैया मैं ना व्यापार करने की परमिशन दे दो, और हम जो व्यापार करेंगे उसके अलावा कोई भी व्यापार करेगा तो उससे हम टैक्स ले आएंगे। क्या लेंगे? तो इसी टाइप का सिस्टम हो गया जो पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली अपनाई थी ना, काफिला प्रणाली, कि हम हमारे इस पोर्ट में जो भी कोई व्यापार करेगा उससे टैक्स ले लेंगे। तो अंग्रेजों को मिल गया दस्तक पास। कौन सा पास? दस्तक पास मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में कलकत्ताड़ी पोर्ट पे मनचाहा व्यापार करने लगे, जो भी कोई आता उससे टैक्स लेते। वहां के जो लोकल व्यापारी थे और कुछ थे वे परेशान हो गए, लोकल नवाब थे वे परेशान हो गए। वे जाकर बंगाल के नवाब के पास पूछे, सर ये क्या सिस्टम है, तो बाहर के आकर हमारे से टैक्स ले हैं। और 1700 ईस्वी में क्या बता दिया उन्होंने, क्या बना लिया था? किला। उस किले में क्या रखने लगे? सेना। कौन सा किला बनाया था? फोर्ट विलियम। बताया था फोर्ट विलियम कब बनाया था? 1700 में। और 1633-39 के अराउंड कौन सा बनाया था? फ्रांसीसी डे ने सेंट जॉर्ज कहां पर था? मद्रास में। और फोर्ट विलियम कहा था? कलकत्ता में। तो इसकी किलेबंदी भी करने लगे, सैनिक भी रखने लगे। पहला तो मुगलों की चला करती, फिर मुगल बिल्कुल डाउन हो गए थे। जब मुगल डाउन हो गए थे क्योंकि लड़ाई हो गई थी, नादिर शाह ने अटैक कराया था 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह सब मुगल डाउन हो गए थे। तो बंगाल के जो नवाब थे वो मुगलों को नाम मात्र राजा मानते। बंगाल के नवाब के भी वहां से जाने लगे जहाज, तो अंग्रेजों ने उनसे भी मांगने लगे टैक्स। नवाब बोले भाई कौन तुम? बोले मारते तो मुगल सम्राट ने दे रखा था परमिशन। तो मुगल सम्राट को ना जानते, कौन मुगल सम्राट, हम तुम्हें क्यों पैसे दे? तो नवाब के अंग्रेजों की तनात नहीं होगी। पहले कलीनगर की संधि हुई, उसमें थोड़ी बहुत मान ली भाई क्या करे क्या नहीं करे, फिर भी इसमें करी पर नवाब का छो उठ गया। नवाब ने काल कोठड़ी त्रासदी कर दी, वहां पर अंग्रेज के बच्चे बूढ़े सबको मार दिए, एक काल कोठड़ी बंद कर दिए, वहां पर काफी की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज उससे बदला लेना चाहते थे। अंग्रेज बहुत दिमाग चलाते हैं। अंग्रेजों ने उसका सेनापति था मीर जाफर, उसको बुला लिया, अपने अंदर मिला लिया। तो सिराजुद्दौला के सेनापति को बुला लिया। सिराजुद्दौला की एक दीवान था राय दुर्लभ,
उसके साथ भी क्या चली थी, लड़ाई हो रही थी। उसके दीवानों को भी अपने पास मिला लिया, किसने, अंग्रेजों ने। और इसकी एक मौसी थी घसीटा बेगम, कौन थी, उसको भी अपने साथ मिला लिया। तो जिस टाइम लड़ाई हुई, मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ खड़ा था, एन मौके पर अपनी सेना लेके किसके साथ आ गया, धोखा हो गया। मीर जाफर को इतिहास में गद्दार कहा गया, उसकी वजह से सिराजुद्दौला लड़ाई में मारा गया। और रॉबर्ट क्लाइव के कुशल नेतृत्व की वजह से क्या हो गया भैया, लड़ाई जीत गए। तो प्लासी का युद्ध जीत गए भाई। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद भाई अंग्रेजा ने वहां पर है ना 2 तरह की प्रणाली स्टार्ट कर दी, दीवानी और एडमिनिस्ट्रेशन। दीवानी होता टोटल जो रेवेन्यू होगा सारा किसके पास, अंग्रेजों के पास, बंगाल की दीवानी मिल गई। और दूसरा जो है सब कुछ भड़क जो होगी वो राजा की होगी। कठपुतली नाम का राजा कौन बना दिया, मीर जाफर। तो पैसा लेने लगे, राजा अभी भी नहीं, क्योंकि कंपनी है, कंपनी राज नहीं करेगी, कंपनी राजा किसी ने बनाओगी, पैसा ले लिया, आराम तो मौज करती रही। देखा मीर जाफर तो भाई जनता की भड़क भी नहीं संभाल पाया। तो अब जनता जाके किधर जाएगी, अंग्रेजा दो रहे, सर ये क्या बैठा दिया, किसी को बैठा दो। तो मीर जाफर की बजाय उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया। किसको बैठा दिया, मीर कासिम को कहानी सुन में आई यार, मीर कासिम देखा यार पैसा तो सारे अंग्रेज ले जाए हैं, मैं यहाँ परेशान हूं। तो मीर कासिम ने क्या कराया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर ली। कहां कर ली, अंग्रेजा ने पता लग गया तो कुछ ना कुछ कार्रवाई रचना चाहो है। तो अंग्रेजा ने उसको बुलाया, भाई तू गलत कर रहा है, हमारे से बगैर मुझे कुछ नहीं करेगा। तो उसने अंग्रेजों को हराने का सिस्टम बनाया। वो गया मुगल सम्राट के पास, वो था शाह आलम द्वितीय। कौन सा, वो बेचारा, मैंने शाह आलम का तुम्हें पढ़ाया था हरियाणा की हिस्ट्री में, उसका जो वजीर था नजीबुद्दौला। कौन सा, यह बात है 1763 की। कब, तो पानीपत में 1761 में लड़ाई होली थी। 1761 में पानीपत की लड़ाई में मध्य अब्दाली ने कौन हरा दिया था, मराठी। और अपनी आवाज जाते हुए किसको छोड़ गया था, नजीमुद्दौला को। तो नजीमुद्दौला की चाल क्या करती है, मुगल सम्राट की चाल लगी। तो नजीमुद्दौला परेशान कर रहा था, किसने, शाह आलम ने। उन्होंने बोला मेरे बस की कोई ना भाई, तू मुझे कुछ दिलवा दे। तो बोले हम कर जाओ, अवध का नवाब है, बहुत बढ़िया। अवध के नवाब के पास गए, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। कौन सा था, सुजाउद्दौला के पास गए भाई, दोनों के दोनों। सुजाउद्दौला को अपनी कहानी समझाई, किसने, मीर कासिम ने, अंग्रेज मुझे परेशान कर रही, पर तो उसने सुनाई, किसने, शाह आलम ने। भाई यो निजाम मनोकर है, वो बोला ठीक है ऐसा है, तुम्हारे दोनों की मदद करता हूँ। उसके पास बड़ी सेना थी, सब कुछ था। बोला पहले ही अंग्रेजा ने देखा, क्योंकि उसने मारांगे ना नजीमुद्दौला ने, तो कभी फिर अहमद शाह अब्दाली दोबारा ना आ जा। तो इनके खिलाफ बक्सर में लड़ाई तय हुई। कहां पर हुई, 1764 में। और इस लड़ाई में रियलिटी में अंग्रेजों ने अपने कुशल नेतृत्व की वजह से जीत गए। क्या कोई धोखा होया, कुछ नहीं हुआ। तीनों की सेना, संयुक्त सेना, अकेले कौन से, 1764 की लड़ाई में। क्यों, उनका मोराल बढ़ गया था। 1759 से लेकर 1763 तक मैंने थर्ड कर्नाटक की वॉर बताया था। 1759 से 1763 तक बताया था, नहीं बताया था, बोलिया करो, पढ़काया रो भाई। 1759 से 1763 थर्ड कर्नाटक की वॉर बताया था। थर्ड कर्नाटक की वॉर में सारे फ्रांसीसी हरा दिए थे ना। तो मेन जो अंग्रेजा का था कौन, शत्रु फ्रांसीसी, वे कोई मदद नहीं कर पाए ना। इसलिए 1763 तक फ्रांसीसी खत्म हो गए थे। इसीलिए 1764 की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजा ने धुआंधार लड़ाई लड़ी और तीनों को हरा दिया। अब तीनों को हराने के बाद देखो दिमाग अंग्रेजा ने किया लड़ाया। इलाहाबाद की 2 संधि करी। पहली संधि करी शाह आलम के साथ, के साथ, शाह आलम को बोले भाई बहुत गलत करा तने, तेरा अपना घर का ठिकाना ना, तू और की मदद करता अंडे जी, कोई बात ना, नू कर चलते, तू अच्छा राजा है। अवध के नवाब से इंपोर्टेंट जगह छीन ली। कड़ा वड़ा 2-3 जिले थे, वे लेके शाह आलम को दे दिए। शाह आलम खुश हो गया, यार मन ने लड़ाई लड़ी, मुझे राजा में राजा बना दिया। और अवध के नवाब का बढ़िया एरिया छीन के किसको दे दिया, शाह आलम खुश, ये भाई राजा नो, राजा तू है, टेंशन मत ले। बस एक चीज करते नो, क्या आज से तू पेंशन भोगी है, क्या है, जो तेरे दरो टैक्स आया करता वो, और जो मैंने नई जगह दी है उसका टैक्स, सबको टैक्स कंपनी लेगी। कौन देगी, तो बता क्या करा कंपनी ने, टैक्स कम आया और ज्यादा आ गया, और उसको बढ़क शाह आलम को बढ़क दे दी ना, खाली उसकी या अवध के कुछ एरिया की भी दे दी, पेंशनर बना दिया भाई वो। चलो शाह आलम के बोले, फिर अवध के नवाब के पास गए। हाँ भाई तू तो बगैर कहीं कितने शाह आलम नहीं बचाओ था, कितने मीर कासिम बचाओ था, तेरे 2-3 एरिया छीन के तो मुगल सम्राट को दे दिए। अब सुन तू युद्ध जाना दे, क्योंकि कंपनी ने वहां से डायरेक्ट पैसा ले लिया, युद्ध जाना दे 50 लाख रुपये, ठीक है। और आज के बाद तू अपनी सेना नहीं रखेगा, कंपनी की सेना रखेगा।
और तेरा कुछ कहेगा तो हम बचावांगे। तो बताओ शाल वो अवध का नवाब भी डाउन हो गया, राजा कौन रहा अभी, और नवाब ही। वहां से उसका इंपॉर्टेंट एरिया शालम को दे दिया, शालम सिर पे ले लिए, यहाँ से इससे युद्ध जाना ले लिया, और बच गया कौन, मीर कासिम। मीर कासिम के बाद दोबारा मीर जाफर को बना दिया। किसको बना दिया, फिर मीर जाफर के थोड़े दिन बाद नुजुमदुल्ला था, नुजुमदुल्ला वो नजीबुद्दौला था, नुजुमदुल्ला को क्या बना दिया, राजा। ये थी लड़ाई की कहानी। बात सुनने आगे नहीं आएगी तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, आई थिंक पूरा पूरा बता दिया होगा मैंने सारा ये। ठीक है भाई, अगला पोर्शन करें भाई, चलो अगला क्वेश्चन। ये हो गए अमर साधु अदू, कल हरियाणा जी के तो पूरी करा दी थी ना। कोविड-19 के दौरान मानव प्रशिक्षण को खत्म करने का 52वां क्वेश्चन। विश्व का पहला देश कौन बनाया, रूस। कहते ना रूस ने भाई उन्हें वैक्सीन लगाई। ठीक है, अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्यात प्रोत्साहन नीति एक्सपोर्ट 2020 के ध्यान रखते हुए 2025 तक कितनी राशि एरोस्पेस, जो वो अपनी एयरवेयर से रिगार्डिंग है, जो अपने एविएशन इंडस्ट्री है, हवाई जहाज वगैरह, व रक्षा वस्तुएं, डिफेंस से रिलेटेड जो सामान है, उनके लिए कितना निवेश करने की सोची गई बच्चों, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना, बिलियन अमेरिकी डॉलर। सुनिए वो मूवी आया थी खिलाड़ी खिलाड़ी, 5 बिलियन डॉलर, मैडम माया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगस्त 2020 में 9th फ्रैंक की प्रमुख विश्व मतलब वैश्विक शहर सूचकांक की रिपोर्ट आई थी। उस शहर सूचकांक की रिपोर्ट में भाई कीमतों पर मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर लग्जरी में, जब टूरिस्ट होगा वो लग्जरी होंगे नहीं होंगे बच्चों, तो यहां पर कौन सा आया, मनीला। मनीला फिलीपींस। ठीक है बच्चों, मनीला फिलीपींस। आगे आ जाओ। जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंस्टेंट कुशमैन एंड वेल्फ, ये देखो जोखिम सूचकांक, बड़ा सूचकांक भाई, कड़े कितना हेल्थ हैजार्डस है। ठीक है, किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ भाई, चीन को। तो पूरी टेक्नोलॉजी आराम तक पढ़ाओ है, कोई जोखिम वोखिम नहीं होने देते। आगे ना आ जाओ भाई। 29 जुलाई 2020 को 100% युवा प्रौढ़ साक्षरता भाई, कि सब कुछ जो अपने यहाँ तो युवा तो सारे पढ़े लिखे हुए होंगे, इसके अलावा बूढ़े भी के हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। कब तक का टारगेट रखा है, 2030 तक का। तो 2030 तक 100% लिटरेसी लेके आने का प्रोविजन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पहले 2 तो नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 जुलाई 2020 को किस वर्ष बाघों की जनगणना में वन्यजीव होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बात तो ये जो जनगणना हो बच्चों 5 साल में एक बार होया करे, ये कब हुई, 2018 में। कब हुई बच्चों, 18 में। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में आती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने में, और वाइल्ड रिपोर्ट हर 5 साल में। आ जाओ। ये तुम्हारा जो औषधि और होम्योपैथिक का कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे पता होगा कौन सा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पढ़ाया भी था मैंने भाई। ये जो तुम्हारा क्या नाम है, गुवाहाटी में रोपवे बनाया गया था, कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये सबसे बड़ा रोपवे है। रोपवे जो उड़न खटोला वगैरह लाकर जो बनाया जाया करे, ये 2.8 किलोमीटर लंबा होना है बच्चों। कितने किलोमीटर लंबा है, 1.82। तो इसकी लंबाई आ जाएगी, बस इंपॉर्टेंट 1.82 है। सबसे बड़ा लंबा रोपवे है, गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी को जोड़ेगा। ठीक है बच्चों। नीतीश कुमार ने ये बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, इनके बारे में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भाई ये जो तुम्हारा राज्यपाल है, ये सत्यपाल मलिक नहीं है। सत्यपाल मलिक कड़ जा रहा था, गोवा में गया था, फिर कड़ गया था जम्मू कश्मीर में था। गोवा में कहीं नहीं था, सारे जाट भाई उड़ा जो। ठीक है, और इसके अलावा ये अब यहाँ का जो है बिहार का, वो है फागू चौहान। बच्चों याद सकता है क्वेश्चन फागू चौहान का। और 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता किशोर प्रसाद व रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने हैं, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भिवानी में वॉलंटियर कॉल की होगी स्थापना बता दी है नकल। ये तो किस योद्धा ने जीते, किस योद्धा ने जीते, कर्ण ने। गणराज्यों किसने जीता था, कर्ण ने। वैद्य लेखराम शर्मा जो हिसार से थे, परंतु उन्होंने जो बम बनाया था जो उसके ऊपर डालने के लिए, इरविन के ऊपर डालने के लिए, वो रोहतक में बनाया था। किसी से मिलकर, वैद्य लेखराम शर्मा और यशपाल ने मिलकर। ठीक है। महिला वॉलंटियर कोर की स्थापना किसने की, चांदबाई ने, हिसार वाली। आगे आ जाओ क्वेश्चन बच्चों, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन।
असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल लाग रहा है भाई, असम पर भी लाग रहा है, भूटान पे भी लाग रहा है, किस पे भी लाग रहा है, बांग्लादेश पे भी लाग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, यह भी बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है, नेपाल की सीमा पे भी लाग रहा है, भूटान की सीमा पे भी लाग रहा है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा, बिल्कुल ठीक है। मिजोरम बांग्लादेश से भी लाग रहा है, म्यांमार से भी लाग रहा है। 1 2 3 पूरी तरह से ठीक है। ऑप्शन में 1 2 3 आएगा, वहां पर मिस प्रिंटिंग से 1 2 तथा 3 रह रहा था। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन का दे गलत ना हो, इनके भी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो मैं साथ के साथ अभी आएंगे बता देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे रिगार्डिंग। जो डाटा लिखते जाऊँ लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थलीय पड़ोसी देश, लैंड से भी अपने 7 देश लगते हैं। लैंड के कनेक्टिविटी में कितने देश हैं? 7। जब नंबर याद होंगे ना बच्चों, नंबर याद होंगे तो ऑप्शन आराम से निकाल लोगे, 7। और जल वाले भी कितने हैं? 7। तो जल जो तुम्हारी नजर में ना हो वे बता दो हूं। जल वाला में इंपॉर्टेंट हो जाएगा मालदीव, सब मालदीव भी आता है बच्चों, थाईलैंड भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। इसके अलावा और 4 अंदाजा लग जाए, क्या लग जाएगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और कौन सा भाई? म्यांमार। बात समझाएगी नहीं? नंबर याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों काटे, किसको? तो इस तरह याद रखो, गुजरात वाला सबको याद रह जाएगा आराम से। पल्ली तरफ वाले 2 याद रख लो, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आराम से बीच वाले 6 भर दोगे, बीच वाले 6 आराम से भरे जाएंगे। ये याद रखो, बिहार नहीं आता, झारखंड आओ है, बिहार नहीं आता, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों आओ है, ठीक है। राजस्थान आओगा, मध्य प्रदेश आओगा। बात समझ आ गई नहीं? कर्क रेखा वाले 28 राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। दमन वैद्यू के बना दिया, 1 बना दिया। 7 थे पहले, जम्मू कश्मीर लद्दाख बन के क्या हो गए थे? 9। 29 राज्य हो गए थे, 1 घट गया, कितने रह गए दोबारा? 28। और बता दी मैंने, दमन वैद्यू को क्या कर दिया? दमन वैद्यू और दादरा नगर हवेली थे ना, उनको क्या कर दिया? 1 कर दिया। क्या कर दिया? तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। अगले आ जाओ। 5 ऐसे राज्य हैं जिनके किसी भी उसकी कोई सीमा नहीं लगती, किसी भी देशों की। मैं नंबर ध्यान रख लो, 5 ऐसे राज्य हैं जिनको किसी भी देश की सीमा नहीं लगती। अपने आप ऑप्शन में कर लोगे, जैसे ऑप्शन दू तुमने ध्यान से समझियो। ऑप्शन दू में बिहार, गलत है या ठीक है? गलत ही गलत है, देश की बात है। हाँ, बिहार नेपाल का लाग है। मैं बोलूं हरियाणा, ठीक से आगे ना बात। ऑप्शन देख के याद आ जाए, गुगाओ, आराम से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। सुन, बात आई नहीं है, ऑप्शन देखना चारों में से कौन सा है। जब तो नंबर याद होंगे ना तो ऑप्शन आराम से निकल जाएंगे। अगली बात आ जाओ, 3 यूटी, दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली। दिल्ली, चंडीगढ़ और सारा अंडमान निकोबार किसी का लगेगा, दादरा वो क्या नाम है तुम्हारी, लक्षद्वीप किसी न किसी का लगेगी। बात सुनाई नहीं? पाकिस्तान के भी 5 लागे हैं। पाकिस्तान के क्या राज्य लागे हैं? 5। चीन के भी 5। नेपाल के भी 5। बंगाल के भी 5। भूटान के 4। तो भूटान ध्यान रख लो, भूटान और म्यांमार के 4 लागे हैं। भूटान और म्यांमार के नहीं लागे हैं? 4। तो वहां पर ही तुम्हें अंदाजा होगा ना, 5 है या 4 है, तो अंदाजा वहां पर चौथे 5वां क्वेश्चन आराम तो हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? तो बताओ 4 किस किस के हैं? बात समझाएगी नहीं? अब आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। बांग्लादेश के लाग गए भाई, बांग्लादेश के कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो 5, जब 4 या 5 गिनोगे ना तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा ने 0 डिग्री कॉरिडोर कहते हैं, लिखो। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा ने 0 डिग्री कॉरिडोर कहते हैं। बांग्लादेश की सीमा ने एक आधा क्वेश्चन और डालूंगा फिर इससे रिगार्डिंग किसी और सेट में जब आंसर देना। 0 डिग्री कॉरिडोर करते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किसने कहा? अगर भारत और बांग्लादेश ने। पढ़ाई थी, विकिपीडिया में भी लिख रखी है।
भारत बांग्लादेश 3 डिग्री का कॉरिडोर, परंतु 0 डिग्री कॉरिडोर त्रिपुरा और बांग्लादेश। भारत में लगभग कितने घंटे का डिफरेंस है? 68, 7, 97 था ना, लगभग 2 घंटे का। कितने घंटे का? अरुणाचल प्रदेश में है, गुजरात के एंड में। क्लियर टू यू? आगे सुनो, पांडिचेरी ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में है। किसमें है? उसका एक हिस्सा यनम तो किसमें है? आंध्र प्रदेश में। यनम किसमें है? आंध्र प्रदेश में। माए है केरल में। यनम आंध्र प्रदेश में, माए केरल में। और कराई केरल ये तमिलनाडु में। कराई केरल तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा जाओगा। भूमध्य रेखा से अपना जो अंतिम बिंदु है कौन सा? इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगे है अन्य राज्यों के साथ? यूपी की। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। अगला क्वेश्चन आ जाओ। किस देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाता है? सोशल कैपिटल समझा जाता है। यह है जनसंख्या के साक्षरों का अनुपात। किसी देश में जो लिटरेट पर्सन होते हैं उसकी सोशल कैपिटल कहेंगे। इसके भवन व अन्य आधारित संरचना और मशीनों का स्टॉक, उस देश में कितनी मशीन है, कितने मकान है, उसको सोशल कैपिटल कहेंगे। उसमें जो कार्यशील आयु समूह है, एक्टिव जो वर्किंग पीपल है, उनको कहेंगे। समाज के आपसी भरोसे व सामंजस्य का स्तर। सोशल कैपिटल वो है बच्चों जिसमें सोशल हार्मनी पैदा हो। क्या पैदा हो? सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी मतलब रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर क्या ना हो? डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? समाज में आपसी भरोसे व सामंजस्य के स्तर को उस देश का क्या कहा जाता है? सोशल कैपिटल। अब इस रिगार्डिंग मैं तुम्हें कुछ इकोनॉमिक्स के पॉइंट और बताता हूँ, वो और लिख लियो बच्चों, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग है। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखो भाई, जैसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और एडम स्मिथ ने जो धन के बारे में थ्योरी दी थी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का धन शास्त्र भी कहते हैं। एडम स्मिथ को एल्फ्रेड मार्शल, ये भी एक इकोनॉमिक्स था। इसने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कहा है। इकोनॉमिक्स रिलेशन किसके साथ कहा है? ह्यूमन बिहेवियर के साथ, किस प्रकार इकोनॉमिक्स बदलती है। और इसकी बुक्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी बुक है भाई? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम, जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम, ये पुस्तक है बच्चों J.M. कीन्स की। ये भी इनकम J.M. कीन्स की। ठीक है, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो और मैक्रो। कौन सी? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होती है? जो आपा देखा, आदमी के ऊपर इंपैक्ट पड़े, जो कर भाई महंगाई बढ़ गई या कुछ बढ़ गई, तेरे ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा। एक सिंगल वैल्यू आदमी को सेंटर लेके चलेगी। किसको लेके चलेगी? आदमी को सेंटर लेकर। छोटे लेवल की जो इकोनॉमी होती है माइक्रो इकोनॉमी, इसके जनक बोलते हैं एडम स्मिथ को। किसको बच्चों? एडम स्मिथ को। ठीक है, और जो वो बताई मैंने कौन सी? मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें देखो कि फिस्कल पॉलिसी के है, देश का व्यापार किस तरह चल रहा है, तो बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स होगी नहीं होगी, वो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी के फादर ये हैं तुम्हारे J.M. कीन्स, तो इसलिए उसकी पुस्तक बताई J.M. कीन्स।
जॉन मिनार्ड किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स। तो राष्ट्रीय आय किस में होगी बताओ, माइक्रो में या मैक्रो में? मैक्रो में, नेशनल इनकम। अच्छा इसके अलावा बताओ बेरोजगारी मैक्रो में होगी। एक बात ध्यान रखना, अरे अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी इसे में होगी। तो देखो ये बात सुनो, बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी गरीबी दोनों किस में होगी? मैक्रो इकोनॉमी में। हमारे देश के सारे डाटा सीएसओ देता है, कौन देता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। परंतु बेरोजगारी और गरीबी के डाटा एनएसएसओ देता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। किस किस के? बेरोजगारी के और गरीबी के। तो आर्थिक विकास किस में होगा, माइक्रो में मैक्रो में? मैक्रो में। विकास के आधार पर तीन तरह की इकोनॉमिक्स है बच्चों, कौन सी? विकसित, सबने पता है विकसित कौन सी? अमेरिका, फ्रांस, रूस की है विकसित, जहां पर प्रोडक्शन सब कुछ हो चुकी है। विकासशील जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, चीन, इंडिया, ब्राजील, ये सारे के हैं विकासशील। अरे विकसित अफ्रीकन कंट्री के हैं तुम्हारी अविकसित। बंद और ओपन व्यवस्था, जो चीन की पहले की थी बंद, रशिया की थी बंद, थोड़ी थोड़ी अब ओपन होने लग रही है। भारत की 1991 से पहले की थी बंद क्लोज, अब भारत की हो रही है ओपन, जहां पर फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। ठीक है, 1991 में एलपीजी आया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? अच्छा भाई, 2-3 सेक्टरों के हिसाब से हो रहा जो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट के बेस पे देखोगे तो 3 तरह की बच्चों, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्सरी, तृतीयक। कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेवाएं। अब समझ ध्यान दें, कृषि में सारी चीज आ गई, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सब कुछ किस में आ गया? मछली पालन, सब कुछ किस में आ गया? जैविक और जैविक चीजों से रिलेटेड सब किस में आ गया? कृषि में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? कृषि से उत्पाद बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? तुमने बनाया पिज्जा, क्या बनाया? तुमने बनाया दूध के डिब्बे, तो सामान बढ़ा दिया ना, किस में आ गया? इंडस्ट्री। वे सामान की तरफ पहुंचाया, बेचा, अमेजन पे बेचा, क्या पे बेचा, तो वो क्या आ गया? टर्सरी। तो टर्सरी में क्या होगा? नॉन टेंजिबल। कौन सा बच्चों? अब सुनो ध्यान, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनिंग किस में होगा? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बात करूं, जो सीधा यूज हो, सीधा यूज हो, जो सीधा यूज हो के उससे सामान बना हुआ है, वो सेकेंडरी। वो यूज होना, सामान बना दिया, वो भेजना भेजना हो किसमें? टर्सरी। देखो, सेवाएं टर्सरी में आऊंगी नहीं आऊंगी, सामान बनना किस में होगा? माइनिंग बताओ किस में होगा? माइनिंग ने देखो, देखो क्या माइनिंग कृषि है? माइनिंग ने देखे तो इंडस्ट्री में होगा, किस में होगा? और प्रोडक्शन के बेसिस पे देखे तो किस में होगा? प्राइमरी में होगा। तो माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट देखेगा किस में होगा? इंडस्ट्री में होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन देखोगे तो ये क्वेश्चन आता है, कौन से उत्पाद हैं जो प्राइमरी है पर किस में नहीं आते? कौन से है जो प्राइमरी है पर किस में आते हैं? कोई डाउट सुन, कोई बच्चों क्लियर? क्वेश्चन सोल्व कर दोगे नहीं? चलो, तो मैंने बताया जो कोई टॉपिक बच रहे होंगे इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, सब क्या है कि टॉपिक में किस में करा दूंगा? पेपर की सोल्विंग में करा दूंगा।
तुम्हें प्रॉमिस कराया तो प्रॉमिस निभाएंगे। और मैथ के आज जो है, मैथ के कुछ एडवांस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, मेरे बुखार था तो जो जुकाम के साथ साथ बहुत ज्यादा बुखार भी था, तो उस समय मैंने एक टीचर है मेरे स्टूडेंट, उनसे करवा दी है, वो वीडियो में करवा बोल दूंगा उनको, करवा देंगे वो, ठीक है, वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो। अब इसके अलावा कुछ और चीजें लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। पहले जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या होंगे तुम्हारे, एग्रीकल्चर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड एक्टिविटी। सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म में देखो क्या होगा, ऑयल, पब्लिक सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्रशासन, ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक संस्थान, इनके बारे में होगा, किसमें होगा वो, सेकेंड जनरेशन। उद्योग की प्रधानता किसकी, अपनी जो विकसित है, जो विकासशील, उसमें किसकी प्रधानता रहेगी, कृषि की प्रधानता। पहला मेन काम तो कृषि रहे, बाद में उद्योग आवे, और जो विकसित हो लिए उनमें उद्योगों की प्रधानता होगी, नहीं होगी, बात समझ में आली नहीं आली। परंतु अपने यहां पे सबसे ज्यादा शेयर किसमें, कोई ना जीडीपी में, जीडीपी में शेयर सबसे ज्यादा किसका है, टर्सरी का। जीडीपी में शेयर टर्सरी का है, परंतु ज्यादा व्यक्ति काम में कड़कड़ लग रहे हैं प्राइमरी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, कौन सा देश सबसे बढ़िया हो इंप्लॉयमेंट के बेसिस पे, जिसमें जितना ज्यादा शेयर हो, जिसमें जितना ज्यादा उतने लोग काम करते हो, उतने लोग। तो अपने यहां पर सबसे ज्यादा जर्नली किसमें होने चाहिए, सबसे ज्यादा व्यक्ति, फिर मतलब सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसमें होने चाहिए, इसमें सर्विस में, फिर किसमें होने चाहिए, फिर किसमें होने चाहिए। अपने यहां कैसा है, एग्रीकल्चर में ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर किसमें ज्यादा है, फिर किसमें, टर्सरी में। तो अगर हम इंप्लॉयमेंट के हिसाब से देखा, किस हिसाब देखा, तो आप आते हैं अनडेवलप्ड में, किसमें, परंतु अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखा, किसके हिसाब देखा, जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है, अपनी सर्विस की, फिर किसकी, एग्रीकल्चर की, फिर किसकी, इंडस्ट्री की। तो अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखा था, आप किसमें होगा, डेवलप्ड में। बस समझाएगी नहीं, होना क्या चाहिए, सब जितने ज्यादा शेयर किसका ज्यादा, सेवाओं का, तो उतने ज्यादा काम किसमें करने चाहिए, सेवाओं में। अपने यहां शेयर तो ज्यादा सेवाओं का है, सर्विस का, परंतु काम ज्यादा कर आदमी एग्रीकल्चर में। बात समझ आगे नहीं आगे, ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आजो इंपॉर्टेंट और है, वाणिज्य ट्रेड, ये नाम की पत्रिकाएं हैं बहुत बड़ी, ये कहां से निकलती है, बंबई से। और एक पुस्तक थी फ्री ट्रेड टुडे, ये किसने लिखी थी, जगदीश भगवती ने, जगदीश भगवती, फ्री ट्रेड टुडे, जगदीश भगवती। इसमें किसके बारे में बताया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि पहले किसके साथ प्रेफरेंस देंगे व्यापार करने में, किसको साथ व्यापार प्रेफरेंस देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जगदीश भगवती से एक नाम ध्यान रखा, कई बार क्वेश्चन आता, पीएन भगवती, कौन सा, इसने पीआईएल लगाई थी, कई बार क्वेश्चन आता है इसका। पीएन भगवती आ जाए तो पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, देखिए ना, जो एलएलबी, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो तो कोई भी क्लास का है, पीआईएल। वो कौन था, जगदीश भगवती या पीएन भगवती, पीएन भगवती। और जगदीश भगवती कौन सी बुक, फ्री ट्रेड टुडे। बात समझ आ गई नहीं आ गई, कर दो रब भाई इसने। आ जाओ भाई, अब कुछ वस्तुएं कर लिया जो पेपर में कई बार आती हैं। पहले हरियाणा के पेपर देखिए, उनमें आया करती ग्रिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स, येलो गुड्स, कुछ गुड्स हैं वे कर लो इंपॉर्टेंट आराम से। देखो भाई, येलो पीली वस्तुएं, रेड नारंगी, ऑरेंज, भूरी, ब्राउन, जिनका ग्रेट टाइम लॉन्ग प्रॉफिट दे, ग्रेट टाइम हो, मैं जल्दी टूटे ना, खराब ना हो, जैसे कुर्सी,
पंखा, बेड, किस टाइप के गुड हो गए? लॉन्ग लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है? लंबे समय तक क्या दे, जिनके लंबे समय तक लाभ मिले, येलो गुड्स। क्लियर टू यू? आगे आ जाओ, रेड गुड्स, खाने से रिलेटेड, खाद्य उत्पादन। लॉन्ग लाइफ है, शॉर्ट लाइफ है? शॉर्ट बेनिफिट हो, वो होते रेड गुड्स, लाल वस्तुएं। क्लियर भाई? कौन सी वस्तु है? लाल वस्तुएं। कोई डाउट? अगला आ जाओ, नारंगी, कपड़े मौसम के हिसाब से, मतलब टाइमली रिक्वायरमेंट हो, मौसम के हिसाब से। इस सर्दी में कैप पहननी पड़ेगी, जुकाम हो गया, तो कपड़े किस टाइप में आ गए? मौसम के, डिपेंडेंट अपॉन वेदर। नारंगी वस्तुएं। भूरी वस्तुएं, ब्राउन वस्तुएं, ऑडियो विजुअल, जो कि आर्ट वार्ट से रिलेटेड हो, सीडी वगैरह, टीवी वगैरह, कैमरे वगैरह, वो किस में आ गए? भूरी वस्तुएं, ब्राउन गुड्स में। ऑडियो विजुअल, साउंड से, आर्टिस्टिक चीजों से। एक बहुत इंपॉर्टेंट है गिफ्ट गुड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जर्नली मांग और उसका सिस्टम बताइयो, क्या होता मांग का उसका सिस्टम? मांग बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएगा ना, रेट बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी, उल्टा रिलेशन होगा ना। परंतु गिफ्ट गुड्स वो है जिनमें मांग बढ़ने से, रेट बढ़ने से और मांग बढ़ेगी, रेट बढ़ने से। ये अत्यंत जो गरीब वर्ग है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उदाहरण के तौर पे मास्क, कोविड-19 में, ये जर्नल नहीं होते, विशेष कंडीशन आप हो। देखो जब कोविड-19 होया था तो 20 रुपए का, 50 रुपए का मास्क था। जितना ज्यादा रेट बढ़ा था उतना ज्यादा मास्क लेने वाले थे और महंगे हो जाएंगे। और आज के टाइम पे मास्क 1 रुपए 2 रुपए खा लिया, बात समझा ही नहीं है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस में होते हैं कि गिफ्ट गुड्स किसको ज्यादा अफेक्ट करते हैं? अत्यंत गरीब वर्ग को, मांग बढ़ने से। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चों? क्लियर? आगे आ जाओ। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स, इन्हें समझियो। ये है इनकम के हिसाब से। इनकम बढ़ेगी तो बढ़िया चीज खाओगे, घटिया चीज खाओगे? इनकम बढ़ने से सुपीरियर गुड्स की तरफ भागेंगे, इनकम घटने से इंफीरियर की तरफ। जैसे मान लो तुम कमाने लगे बढ़िया रुपये, बढ़िया खाने लगे, तो शक्ति भोग आटा, फलाना आटा ना कुछ मिल जाओ, बर्गर खाओगे या कुछ खाओगे महंगे महंगे, तो आय बढ़ने से खाने की नेचर में क्वालिटी आ जाए, जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो उसमें चेंज आ जाए, तो आय बढ़ने से सुपीरियर गुड्स की तरफ मांग बढ़ेगी और आय घटने से इंफीरियर गुड्स की तरफ। क्लियर? ये भी एक दो और आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन से गुड्स? सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री, दो गुड्स रह गए, सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री। एक की मांग या एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की वैल्यू बढ़ जा। चाय कॉफी, चाय कॉफी, बताओ चाय का प्राइस बढ़ा, क्या बढ़ा? चाय का प्राइस बढ़ेगा, लोग क्या करेंगे? तो कॉफी की क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ेगी या मांग बढ़ेगी? तो एक का प्राइस और दूसरे की मांग पे फर्क पड़ा, तो कौन से गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। पर मेन क्वेश्चन नू ना आओ, क्वेश्चन नू आओगा एक के प्राइस से एक की मांग पे फर्क पड़ता है, दूसरे के प्राइस पे नहीं, किस पे? मांग पे। अगला बताओ कॉम्प्लीमेंट्री, ये बढ़िया है। एक के प्राइस से एक के उसकी खपत पे फर्क पड़ेगा। कैसे? देखो मैं बात करता हूं इंक का पेन और बॉल पेन, बताइयो
बॉल पेन का प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया? तो लोग कौन सा पेन लेंगे? इंक का पेन लेंगे, तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पेन और इंक अलग अलग चीज है ना। तो इंक जो है, इंक के पेन पर क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इंक की डिमांड किस पे डिपेंड करेगी? इंक के पेन की रेट बहुत बढ़ गया, किसका? इंक के पेन का रेट बढ़ गया, तो कोई इंक का पेन लेगा? नहीं लेगा ना, तो इंक भी कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ जी।